अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम 15 दिसंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है एग्जाम पर्सपेक्टिव से उन्हें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको जो न्यूज़पेपर है उसकी एक कॉपी मिल जाती है, हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उसकी पीडीएफ मिल जाती है और उसी के साथ साथ जो वीडियो अपडेट्स है वो भी मिल जाते हैं। तो इसलिए आप टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिए। आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आइए एक्सप्लेन सेक्शन पर आते हैं। यहाँ पर जो फार्म रिफॉर्म्स है, इंडिया एंड चाइना दोनों पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बात की गई है। मतलब चाइना में इतना अच्छे तरीके से जो रिफॉर्म है किस तरीके से हुआ, उन्होंने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर रिफॉर्म की और इंडिया में क्या कमी रहेगी, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है, जिसको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो सिविक मूवमेंट चल रही है क्यूबा में, उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए इतना डिटेल में डीप में यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ओवरव्यू देखेंगे बेसिकली चल क्या रहा है। ये हमारा एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम यहाँ पर आइडियाज़ और एडिटोरियल पेज देखते हैं तो देखिए एडिटोरियल पेज में एक भी आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप देखोगे ये वाला आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो आयुर्वेदा है वहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन का चल रहा है ना, उसके बारे में हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो इसीलिए ये बिल्कुल हम नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। उसी के साथ यहाँ पर अगर हम रिकवरी के बारे में देखते हैं तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे में जब हम एक साथ पढ़ते हैं उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। आप अगर यहाँ पर फालतू में छोटी छोटी चीज़ें एक एक पॉइंट को एडिटोरियल बनाकर अगर आप पढ़ते रहोगे तो आपको खुद को भी कन्फ्यूजन हो जाएगा और मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसलिए ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में हम कवर कर ही लेंगे। तो इसलिए ये भी हम नहीं देखने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगेन यहाँ पर जो फार्म बिल है, जो फार्मर्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है। ये वाला जो एडिटोरियल है इसमें बात की जा रही है सुशांत सिंह केस के बारे में। देखिए सुशांत सिंह केस जो हुआ था उसके बाद जो लोग हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स है जो यहाँ पर लगाए गए थे, तो उसका अगर हम आकलन निकालते हैं तो जितनी भी उनको सैलरी वैलरी गई है तो समझ लीजिए 6 से 7 करोड़ रुपए जो है टोटल जो सुशांत सिंह राजपूत केस है उस पर खर्च हुआ है। और उसका आउटकम क्या निकला है? कुछ भी आउटकम नहीं निकला है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो एक जो बच्ची है जिसको लैपटॉप ना मिलने की वजह से, उसका ऑनलाइन एजुकेशन ना होने की वजह से सुसाइड कर लिया गया था, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मतलब मीडिया वाले भी जो है, मीडिया वाले उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं जहाँ पर लोग जो है वो देख रहे हैं, है ना। लेकिन मीडिया का भी ये काम बनता है, मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दूसरी तरफ जो चल रहा है, दूसरी तरफ एक्चुअल में जो लोगों को दिखाना है वो भी वहाँ पर दिखाया जाए, जिससे कि हमारे ओवरऑल सोसाइटी का डेवलपमेंट जो है वो हो सके। तो यहाँ से एक एथिक्स पर्सपेक्टिव से भी एक क्वेश्चन निकलता है, उसी के साथ साथ मीडिया रोल पर भी एक क्वेश्चन निकल सकता है। बाकी कुछ खास नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं इंडिया न्यू टेक ऑर्डर, तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है इंडिया एंड यूएस रिलेशंस। उसमें जो टेक ऑर्डर्स है उसके बारे में, मतलब टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अगर हम द हिंदू देखते हैं
तो उसमें भी सिर्फ एक आर्टिकल जो है यहाँ पर न्यूट्रिशन एजेंडा, इसको रीथिंक करने की ज़रूरत है। तो ये एक आर्टिकल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। बाकी फिर से यहाँ पर अग्रेरियन डिसकंटेंट जो है वही आ रहा है। यहाँ पर टैक्स पॉलिसीज जो है अलग अलग, मतलब टैक्स पॉलिसी अलग अलग जगहों पर क्या होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जो इन शॉर्ट इकोनॉमिक सर्वे जो उसमें हो ही जाएगा। उसी के साथ ये वाला आर्टिकल तो पूरा पॉलिटिकल है। ये वाला आर्टिकल अगर हम देखते हैं तो ये वर्चुअल जो क्लाइमेट एम्बिशन समिट है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये भी हमने देखा हुआ है और एक्सप्लेन सेक्शन में इसके बारे में भी आने ही वाला है। ये फेसबुक, गूगल, उसके बारे में बात की जा रही है। तो मतलब मोनोपोलीज, ये सारी की बातें हो रही है। तो ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आइए जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है डिटेल में यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले MM एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मेरे द्वारा वेरियस कोर्सेस लाए जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, एथिक्स का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है। उसी के साथ बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, जैसे कि इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, एनवायरमेंट का कोर्स आने वाला है ना। तो मतलब GS 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेज आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर आपको मज़ा आ जाएगा। इसलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोएस्ट प्राइसेस में पाने के लिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। अब यहाँ पर आपके लिए एक मेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? डिस्पाइट वेरियस मेजर्स बाय द गवर्नमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिसेंट टाइम्स। कमेंट, What would be the solution to reduce the domestic violence? ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसीलिए फटाफट बताइए, क्योंकि लास्ट लेक्चर जो था, लास्ट जो हमारा वीडियो था न्यूज़पेपर एनालिसिस का, उसमें आप कमेंट सेक्शन में आप देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से जो आंसर राइटिंग है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग। तो इसीलिए यहाँ पर आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करते हो तो ही आपको मज़ा आता है। नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो फिर कुछ खास ये रहेगा नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपका जब पूरा प्रॉपर तरीके से हो जाएगा उसके बाद आप आंसर राइटिंग जो है उसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम जो न्यूज़पेपर में देखते हैं थोड़ा थोड़ा आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देखोगे तो जो सिंह साहब है, ठीक है, उनका आप कमेंट देखिएगा। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें एग्जैक्टली नाम जो है वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद सहस्त्रजीत सिंह ऐसा कुछ तो भी नाम था। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जवाब है वो लिखा है। वो MM एकेडमी फैमिली मेम्बर भी है, तो उनके द्वारा ये जो आंसर है वो लिखा गया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ख़ासकर उन्होंने जब इंस्टाग्राम पर भी जब वो भेजा तो उसमें उन्होंने वर्ड्स के जो काउंट है वो भी बताया, मतलब 273 कुछ तो भी वर्ड काउंट हो रहा था। तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने अटेम्प्ट जो है वो किया है। देखिए क्या होता है कि अलग अलग, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर आंसर जो है अभी लिख पाओ, है ना, लेकिन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो। उसमें कुछ खामियां, कुछ सही, कुछ गलत, सब कुछ होता है ना। और उसके लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट ज़रूर करना है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि रिफॉर्म जो चाइना के द्वारा लाए गए हैं एग्रीकल्चर में, जिससे कि पॉवर्टी जो है वो भी वो रिड्यूस करने में सक्षम रहे हैं। और उसी के साथ साथ इंडिया और चाइना के जो अप्रोच है उसमें डिफरेंस क्या रहा है, ये चीज़ें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, फार्मर की जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इंडिया में। अगर हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रही है। अब ये प्रोटेस्ट जो 3 बिल के अराउंड हो रही है, 3 एक्ट के अराउंड हो रही है, उसी के साथ साथ जो यहाँ पर अलग अलग मांगे हो रही है, जिसमें गवर्नमेंट ने खुद होकर इसको रिजॉल्व करने की कोशिश भी की, जहाँ पर उन्होंने MSP जो है वो रिटर्न फॉर्मेट में देंगे। उसी के साथ अलग अलग चीज़ें उन्होंने कही कि हम यहाँ पर इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन फार्मर जो है उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल नहीं माना। उन्होंने कहा कि हमें ये जो 3 बिल, ये तो 3 लॉ लाए गए हैं, इसे पूरी तरीके से खारिज अगर आप करते हो तो हम यहाँ पर कुछ समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो MSP है, ठीक है, जो MSP है वहाँ पर पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट इस स्कीम के तहत होता है। मतलब MSP अगर हम देखते हैं उस स्कीम के तहत काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। इसीलिए अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो प्रोटेस्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं पंजाब और हरियाणा से ही है, क्योंकि उनको ये भी डर है कि MSP जो है वो अगर चला जाता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट पंजाब और हरियाणा में हमें देखने को मिलता है, तो वो शायद यहाँ पर जा सकता है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 एस्पेक्ट जो है फार्मर प्रोटेस्ट के वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब 2 एस्पेक्ट कौन से हैं? एक एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है कि ये जो रिफॉर्म्स है
क्या ये फार्मर्स को बेनिफिट करेगा? तो ये क्वेश्चन हो जाता है इकोनॉमी का कि क्या ये जो बिल यहाँ पर लाया गया है, क्या यहाँ पर रिफॉर्म जो गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है, क्या ये फार्मर्स को बेनिफिट करेगी? इकोनॉमी से कनेक्टेड है। दूसरा अगर हम एस्पेक्ट देखते हैं तो वो आता है कि लॉ को लेजिस्लेट किस तरीके से किया गया, मतलब लॉ को लाया किस तरीके से गया, ये क्वेश्चन आता है पॉलिटिक्स का। ठीक है, अब यहाँ पर जो दोनों एस्पेक्ट हमने देखे हैं, इसमें से अगर हम पहला एस्पेक्ट देखते हैं तो इंडिकेट करता है मिसट्रस्ट, जो मार्केट इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन कर रही है उस चीज़ में, मतलब हमारी इकोनॉमी जैसी भी फंक्शन कर रही है उसमें अगर मिसट्रस्ट होता है कि नहीं ये सारी चीज़ें लाने की वजह से हमारी इकोनॉमी में तो फ़ायदा होने ही नहीं वाला है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो हमें फार्मर्स को तो बेनिफिट होने ही नहीं वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर क्लेम कर रही है कि ये जो हमने लॉज लाए हैं इससे जो फार्मर्स है उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन जो फार्मर्स है उनका मानना है कि कॉर्पोरेट जब एंटर करेगा तो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन जो है फार्मर का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखते हैं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से तो यहाँ पर डिस्ट्रस्ट जो है, जिस तरीके से गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है उसमें डिस्ट्रस्ट लाता है कि मतलब गवर्नमेंट जिस तरीके से फंक्शनिंग कर रही है तो यहाँ पर गवर्नमेंट पर ही भरोसा नहीं है, ऐसा यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का बोलना है कि हमने पूरी डिबेट ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से करके हमने यहाँ पर फार्म बिल जो है वो लेकर आए हैं, लेकिन जो फार्मर्स है उनका ये बोलना है कि नहीं गवर्नमेंट ने जो है वो इस पर चर्चा नहीं की, गवर्नमेंट ने हमसे सलाह मशवरा नहीं किया, ये सारे प्रॉब्लम जो है वहाँ से निकल कर आ रहे हैं। तो अगर ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रही है इसका रिजोल्यूशन लाना है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन दोनों यहाँ पर खड़े करने पड़ेंगे। अब देखिए, जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो चाइना की जब हम बात करते हैं तो चाइना का बेसिक मोटिव चल क्या रहा है, चाइना का यहाँ पर पूरा जो सिनारियो है क्या चल रहा है, तो यहाँ पर रेड इसमें चाइना है, ब्लू इसमें इंडिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट फिशिंग वैल्यू जो ऐड हो रही है। यहाँ पर आप देखिए चाइना पहले तो यहाँ पर सेम थे, है ना, पहले यहाँ पर आप देखोगे दोनों सेम चल रहे थे, लेकिन यहाँ से चाइना ने ज़बरदस्त जंप जो है वो उठा ली और यहाँ पर ख़तरनाक तरीके से कर्व ले लिया, जबकि इंडिया जो है उसका कर्व हमें इतना देखने को नहीं मिला, मतलब इंडिया जो है उसका कर्व हमें बहुत नीचे देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर चाइना ने काफ़ी अच्छी जंप मार ली, गैप जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। वही अगर हम यहाँ पर जीडीपी यहाँ पर चाइना इंडिया देखते हैं तो आप देखिए कितना शार्प ग्रोथ जो है वो यहाँ पर चाइना का देखने को मिल रहा है, शार्प ग्रोथ यहाँ पर चाइना जो है उसका हमें देखने को मिल रहा है, जबकि इंडिया अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इतना ही है ना। तो ये चीज़ ये सिनारियो यहाँ पर मतलब बेसिकली क्या हम बोल सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है उसमें जिस तरीके से ग्रोथ हुई है ना, मतलब चाइना यहाँ पर एग्रीकल्चर और जीडीपी देखिए कितना कनेक्टेड है, मतलब जब यहाँ पर एग्री इसमें ग्रोथ हुई है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है, तो जीडीपी जो है उसमें भी अपने आप यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी जो है चाइना की वो यहाँ पर अपने आप ग्रो हो गई है। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर रिफॉर्म जो है चाइना के द्वारा वो किस तरीके से किए गए, तो बेसिक जो रिफॉर्म हमें देखने को मिला है वो है इंसेंटिव्स का, जैसे कि यहाँ पर ये बोल भी रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय इंसेंटिव ले लो योजना, तो इंसेंटिव्स जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिए गए फार्मर्स को पहले के टाइम पर, मतलब स्टार्टिंग में जब मार्केट ग्रो हो रहा था तो स्टार्टिंग में जो इंसेंटिव्स है उस पर काफ़ी ज़्यादा भर दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ जो फार्मर्स हैं उनको ग्रेटर रिटर्न्स मिले, प्लस यहाँ पर जो रिसोर्स एलोकेशन है वो प्रॉपर तरीके से हुआ, जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो भी यहाँ पर ग्रो हुई। अब यहाँ पर देखिए क्या है, फार्मर्स ने अगर 1 लाख रुपए यहाँ पर लगाए हैं कुछ भी उगाने के लिए, तो चाइना की तरफ से क्या हुआ, इंसेंटिव्स दिए गए, मतलब इंसेंटिव्स समझ लीजिए कि 50,000 जो है वो यहाँ पर हम देंगे, इस तरीके से यहाँ पर इंसेंटिव्स जो है वो प्रोवाइड किए गए फार्मर्स को। अब फार्मर को एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आई है, सिर्फ 50,000 ही कॉस्ट आई है ना, 50,000 तो उसको मिल गए हैं। तो जब ये आम आदमी को बेच रहा था चाइनीज़ फार्मर, तो वो कितने बेच सकता था, 70,000 में, तो भी उसको 20,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं इंडियन फार्मर की, तो इंडियन फार्मर जो उसको 1 लाख रुपए में ही बेचना पड़ रहा था, तो इसको क्या हो रहा था, इसको यहाँ पर एक तो आम इंसान खरीदेगा भी नहीं, जो सस्ता है वो खरीदेगा, प्लस इसको जो मुनाफा है प्रॉफिट है वो भी नहीं हो रहा था, मार्जिन नहीं हो रही थी, इसको तो 20,000 का भली यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, है ना। इसके वजह से क्या हुआ कि डोमेस्टिक बेस जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया था चाइना का, ठीक है, डोमेस्टिक बेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया था। अब इसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन बोलिए, है ना, अलग अलग जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो राइज है वो चाइना में हमें देखने को मिला, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हुआ, पॉवर्टी रिडक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई चाइना में, जो गरीबी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई चाइना में, जीडीपी पर कैपिटा बोलिए, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती हुई हमें देखने को मिली।
अब रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो रैपिड डेवलपमेंट जो है रूरल नॉन फार्म सेक्टर में, इसके वजह से गवर्नमेंट जो है इसने अपनी पॉलिसी चेंज जो है काफ़ी अच्छे तरीके से की और अर्बन इकोनॉमी पर यहाँ पर प्रेशर जो है पुटअप करना शुरू कर दिया कि आप अब यहाँ पर रिफॉर्म कर लो, क्योंकि हमने यहाँ पर रूरल इकोनॉमी जो उसमें रिफॉर्म तो ला लिए, रूरल इकोनॉमी हमारी रिफॉर्म हो गई, मतलब एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों यहाँ पर रिफॉर्म पर है और दोनों यहाँ पर अच्छा फंक्शन कर रहे हैं, डोमेस्टिक ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी हो रही है। तो अब यहाँ पर अर्बन इकोनॉमी आप भी परफॉर्म करो। नॉन फार्म एंटरप्राइजेस जो है रूरल एरियाज में वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए, है ना, देन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है उसमें भी यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो ट्रिगर हुआ, इसलिए इकोनॉमी जो है और ज़्यादा फर्दर यहाँ पर डेवलप्ड हो गई। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। मतलब बेसिकली पहले अगर आप देखो कि गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से हेल्प की फार्मर्स को, फिर जब वो अपने पैरों पर खड़े हो गए उसके बाद अपने आप उन्होंने जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है उनको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव बनाकर उनको यहाँ पर खड़ा कर दिया, जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर ग्रो हो गई। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो आज भी हम स्टेट फूड प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करते हैं। मतलब जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, क्या करेंगे, हम एमएसपी लेंगे, एमएसपी के बलबूते पर हम यहाँ पर प्रोक्योर करेंगे, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्री में, 2 रुपये पर केजी, 3 रुपये पर केजी, इसमें हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। ऐसा यहाँ पर इंडिया में हमें देखने को मिल रहा है। की स्ट्रेटेजिक डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो क्या है, चाइनीज पॉलिसी मेकर जो है उन्होंने सबसे पहले इंसेंटिव्स क्रिएट किए, इंस्टीट्यूशंस जो रिक्वायर्ड है मार्केट इकोनॉमी के लिए वो खड़े किए मिड 1980s में। उसके बाद जो मार्केट है अपने आप स्लोली वो ओपन होना शुरू हो गया, है ना। अब यहाँ पर उन्होंने बेसिकली जो प्रोक्योरमेंट है, ठीक है, प्रोक्योरमेंट है, जो प्राइवेट ट्रेडर्स है उनका रोल उन्होंने धीरे धीरे इंक्रीज किया। जब जो फार्मर्स है खुद के बलबूते पर खड़े हो गए, खुद यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगे, खुद यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कमाने लगे। लेकिन ये भी बात हमें समझनी पड़ेगी कि इंडिया जो है उसका हम पूरा दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है उसके पास मोर फेवरेबल कंडीशंस थी पहले से ही। मतलब अगर आप देखोगे हेल्थ से रिलेटेड बोलिए, एजुकेशन से रिलेटेड बोलिए, एक्सेस टू लैंड, क्योंकि क्या है कि इंडिया में ज़्यादा फ्रेगमेंटेड लैंड जो है वो हमें देखने को मिलती है, ओनरशिप बहुत लोगों के पास है, फ्रेगमेंटेड हो जाती है। जैसा मैंने आपको उस वाले वीडियो में बताया था कि कैसे हम फार्मर्स की इनकम 2022 तक डबल कर सकते हैं, उस वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि हमारे यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम क्या चल रही है कि ज़्यादा फ्रेगमेंटेड लैंड हो जाती है। मतलब एक बाप है, उसके फिर 4 बेटे हैं, उनमें वो बढ़ गई, फिर ये 4 बेटे उनके और 2-2, 3-3 बेटे हो गए हैं, उनमें और ज़मीन, मतलब एक जो बड़ी ज़मीन का हिस्सा था फ्रेगमेंटेड हो जाता है, कम हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या चलती है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर क्या थी, चाइना में हमें वो देखने को नहीं मिला था, एक्सेस था काफ़ी बड़ी ज़मीन को, है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या था, सोशलिस्ट इकोनॉमी हमें देखने को मिल रही थी। तो ये एक चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है की स्ट्रेटेजिक डिफरेंस। तो बेसिकली इंडिया में क्या होना चाहिए, इंसेंटिव्स जो है उसका क्रिएशन, इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन होना चाहिए इकोनॉमी को फंक्शन करने के लिए, तब जाकर हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि चाइना ने क्या ऐसे रिफॉर्म्स किए जिससे कि उनकी एग्रीकल्चर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से तेज़ी से ग्रो हुई और जो पॉवर्टी है वो रिडक्शन भी वहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिविक मूवमेंट जो क्यूबा में चल रहा है उसके बारे में। ठीक है, क्यूबा में बहुत बुरी तरीके का सिविक मूवमेंट चल रहा है और 2018 में भी ऐसा हमें देखने को मिला था। उसके बाद अब फिर से यहाँ पर 2020 में क्यों देखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, हिस्टोरिक मीटिंग, क्यूबा यहाँ पर प्रोटेस्टर्स को स्लैम कर रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डायलॉग्स जो है वो हो रहे हैं और अगर आप ओवरऑल पूरी दुनिया देखोगे तो उसमें भी क्रिटिसिज्म जो है वहाँ पर हो रहा है क्यूबा गवर्नमेंट का। अब क्यूबा बेसिकली है कहाँ पर, ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको क्यूबा जो है वो देखने को मिलता है। तो एक बार बड़े मैप में भी देख लेते हैं क्यूबा कहाँ पर है, जिससे कि हमारा जो ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव है वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, हम जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब क्यूबा तक पहुँचने के लिए हमें जो साउथ अमेरिका है उस तरफ पहुंचना पड़ेगा। तो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका क्रॉस कर रहे हैं हम, अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर रहे हैं, हम यहाँ पर आ गए हैं लैटिन अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका के पास। अब जब हम साउथ अमेरिका के पास आए हैं तो यहाँ पर अगर हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैक्सिको एंड देन आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स के नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें मैक्सिको के पास गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वो देखने को मिलता है। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको के इधर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्यूबा जो है वो देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी लोकेशन है, यहाँ पर आपको हवाना जो है वो देखने को मिलता है। और मैप बेस्ड एक्सरसाइज में भी मैंने आपसे जो पूछा है वो यही है, क्यूबा। तो इसके रिगार्डिंग आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्यूबा में प्रोटेस्ट जो है वो क्यों चल रहे हैं। अब देखिए, जो प्रोटेस्ट है वो आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट जो है उनके द्वारा हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये क्या मांग रहे हैं, तो ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसकी यहाँ पर मांग कर रहे हैं। अब देखिए, क्यूबा की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें ऑथोरिटेरियन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिलती है। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, 2015 में जाते हैं। देखिए, यूएसए एंड क्यूबा की जब हम बात करते हैं, दोनों ही काफ़ी पास पास में हैं। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स एंड यहाँ पर हमें क्यूबा देखने को मिल रहा है। अब इतने करीब रहने के बावजूद इनमें रिलेशंस जो है पहले से अच्छे नहीं थे, काफ़ी ख़राब रिलेशंस जो है वो हमें देखने को मिल रहे थे। इवन जो यूएसए है, उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप्स को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को क्यूबा प्रमोट करता है ऐसे करके उन्हें बैन भी किया था। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि दोनों में रिलेशंस जो है थोड़े बेहतर होते जाते हैं, थोड़े अच्छे होते जाते हैं। और जब हम यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड में 2015 पर आते हैं, तो 2015 में यहाँ पर क्यूबा को जो टेररिज्म लिस्ट है उसे रिमूव भी कर दिया जाता है। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट है वो क्यूबा को रिमूव कर देते हैं कि वो अब टेररिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं या फिर टेररिज्म को स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ साथ वहाँ पर हमें एक और यहाँ पर एक फैक्टर देखने को मिलता है, जहाँ पर इंटरनेट फ्रीडम जो है वो भी देने की बात की जाती है बायलैटरल रिलेशन को ओपन करने के लिए। क्योंकि पहले ऐसा था कि पहले जो क्यूबा था वहाँ पर इंटरनेट को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया गया था। मतलब जो वहाँ का इंसान था वो यही बोलता था कि मेरी जवानी बिना इंटरनेट के ही ख़राब हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर ये अग्रीमेंट होता है, बायलैटरल रिलेशन यहाँ पर ओपन अप होते हैं, उस टाइम पर जो क्यूबन लोग हैं उन्हें यहाँ पर इंटरनेट फ्रीडम जो है वो देने की मांग की जाती है। और तब से इंटरनेट फ्रीडम जो है यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है। पहले अगर आप देखोगे तो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड था, पहले आप देखोगे तो काफ़ी जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट की वो वहाँ पर चलती थी। लेकिन जब से यहाँ पर इंटरनेट को फ्री कर दिया गया, फिर यहाँ पर जो आर्टिस्ट लोग थे अपना यहाँ पर जो अपनी जो बातें हैं वो दुनिया को समझाना, दुनिया को बताना, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए, क्रिटिसिज्म, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। जिसको लेकर 2018 में क्या होता है कि डिक्री 349 ये लाया जाता है क्यूबन गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब एक ऐसा लॉ होता है जहां पर पावर दी जाती है कल्चर मिनिस्ट्री को कि वो कल्चरल एक्टिविटीज जो है उनको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अगर वो अप्रूवल ना दे तो। अब ये जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रिगरिंग पॉइंट बन जाता है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। मतलब जो आर्टिस्ट है, पोएट्स है, जर्नलिस्ट है, वो यहाँ पर सैन इसिड्रो ब्लैक मेजोरिटी लोकेलिटी है, ओल्ड हवाना, यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर गैदर होते हैं और पूरी तरीके से प्रोटेस्ट जो है उसमें लग जाते हैं। अब ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या करना चाहिए, सप्रेस करना चाहिए। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर जो मूवमेंटो सैन इसिड्रो, ये MSI, मतलब ये क्या है, ये बेसिकली एक प्रोटेस्ट है, एक मूवमेंट है, ठीक है। ये हमें क्यूबन पार्लियामेंट के बाहर देखने को मिलती है कॉन्ट्रोवर्शियल सेंसरशिप मेजरमेंट के लिए। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, सप्रेस करना चाहिए, क्रश करना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर वो क्या करती है, यहाँ पर पब्लिक के सेंटिमेंट को अग्री कर लेती है और जो डिग्रीज एनफोर्समेंट है उसको यहाँ पर सस्पेंड करने के लिए मान लेती है। ठीक है, पूरा मुद्दा खत्म हो गया। अब फिर यहाँ पर फिर से प्रोटेस्ट हमें क्यों देखने को मिल रहा है, तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, तो नवंबर 9 को क्या होता है, मेंबर जो है MSI का, ठीक है, उसको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। अब जब अरेस्ट हो रहा है तो फेसबुक पर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग वो कर देता है। अब लाइव स्ट्रीमिंग कर लेता है, सारी जो चीज़ें हैं, पुलिस ऑफिसर जो एंटर हो रहा है बिना किसी परमिशन के, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है और पूरी दुनिया में दिख रही है। उसके ठीक 2 दिन के बाद यहाँ पर 8 मंथ्स के लिए उसको सेंटेंस कर दिया जाता है कंटेम्प्ट के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर MSI के जो मेंबर्स है बाकी के, वो हंगर और थर्स्ट स्ट्राइक जो है वो शुरू कर देते हैं, खुद को यहाँ पर हेडक्वार्टर जो उसमें बंद कर लेते हैं। और स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यू रहती है नवंबर 26 तक, जब गवर्नमेंट के जो एजेंट है वो यहाँ पर जो अपार्टमेंट से उनके डोर ब्रेक करके लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। 14 लोग जो है अरेस्ट कर लेते हैं। ये भी सारी चीज़ें जो है वो भी वहाँ पर जो रिकॉर्ड है उसमें हो जाती है। अब जब रिकॉर्ड हो गई है तो प्रोटेस्ट तो होनी ही है ना। इस तरीके से आप सप्रेस कर रहे हो, इस तरीके से आप लोगों को इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो, इस तरीके से आप लोगों पर झोंक जमा रहे हो, प्रोटेस्ट तो होना ही है। तो इस वजह से हमें प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिली है। और इसके तहत यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ में भी इसका जो विरोध है वो हुआ है, जो गवर्नमेंट कर रही है उसका विरोध हुआ है। ह्यूमन राइट्स बोलिए, अलग अलग तरीके से यहाँ पर विरोध जो है वो हमें देखने को मिला है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा इन शॉर्ट कि सिविक मूवमेंट जो है क्यूबा में क्यों चल रही है, उसके पीछे क्या कारण है और इसका बेसिक मकसद क्या है। बेसिक मकसद यही है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से चाहिए। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं इंडिया को यहाँ पर न्यूट्रिशन एजेंडा जो है उस पर फिर से सोचने की क्या ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उन्होंने रिलीज़ किया एक डेटा जहाँ पर 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो है उनकी फाइंडिंग यहाँ पर फेज़ 1 की निकल कर आई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की। 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पर कुछ मेजर स्टेट इंक्लूड नहीं किए गए हैं, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन जैसे राज्य हैं। अब यहाँ पर घपला क्या निकल कर आया है, देखिए आउट ऑफ 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हमें यहाँ पर सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन जो है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है 16 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, अब केरला और कर्नाटका जो है ये दो बड़े राज्य है अमंग 6 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहाँ पर हमें कुछ डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है, मतलब माल न्यूट्रिशन जो उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। नहीं तो बाकी सभी जगहों पर अगर आप देखोगे तो बढ़ता हुआ ही नजर आया है। अब यहाँ पर परसेंटेज जो है चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर जो अंडर वेट है उनका भी यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। एनीमिया लेवल अगर आप देखते हो तो ये भी काफ़ी इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिला है ना। तो ये एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ निकल कर आ रही है। डेटा यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है इंक्रीज इन चाइल्डहुड स्टंटिंग ऑल्सो। अब स्टंटिंग ये सब क्या होता है, यहाँ पर देखिए नॉर्मल है, हाइट भी नॉर्मल है, वेट भी नॉर्मल है, एज भी नॉर्मल है। यहाँ पर फिर आती है वेस्टिंग, मतलब क्या होता है लो वेट हाइट के परस्पेक्टिव से। फिर आती है स्टंटिंग जिसमें होता है लो हाइट, आपकी हाइट कम है एज के हिसाब से, आपकी एज है समझ लीजिए 24, आपकी हाइट है 2.5 फीट, तो मतलब क्या है स्टंटिंग है। अंडर वेट, लो वेट फॉर एज, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स जो इंडिया है उसने यहाँ पर हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक्सपीरियंस किया है ना। लेकिन उसी के साथ साथ हमें इनइक्वालिटी जो है वो भी इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है। इनफॉर्मलाइजेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है लेबर फोर्स का, जो कि यहाँ पर अच्छा नहीं है। अब अगर हम सोशल प्रोटेक्शन स्कीम की बात करते हैं तो कुछ एक्सपांशन हमें देखने को मिले हैं। मनरेगा बोलिए, ICDS बोलिए, स्कूल मील में यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बोलिए, जिसके तहत एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो उसमें रिडक्शन भले हुआ है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ सालों पहले से जो स्लो डाउन है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का, पेंडेमिक से नहीं उससे पहले से ही हमें स्लो डाउन जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से रूरल वेजेस जो है उसमें स्टैग्नेशन आ गया है। हाईएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिल रही है ना। और इसी वजह से हमें यहाँ पर स्टारवेशन डेथ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट की गई है हमारे कंट्री में। अब क्या करना चाहिए, देखिए डायरेक्ट इंटरवेंशन जो है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन बोलिए, ग्रोथ मॉनिटरिंग बोलिए, बिहेवियरल चेंज बोलिए, है ना, कम्युनिकेशन स्कूल मिल्स में, ये सारी स्ट्रेंथन हमें करना चाहिए। अब ये सब हो रहा है मगर फिर भी हमें जो डिज़ायर रिजल्ट्स है वो नहीं मिल रहे हैं। भले वो यूनिवर्सल मैटरनिटी एंटाइटलमेंट हो, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग, अप्रोप्रिएट इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग हो, है ना, लेकिन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। एट द सेम टाइम हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, लिंकेजेस जो है एग्रीकल्चर और न्यूट्रिशन, यहाँ पर क्या खाना चाहिए, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर हमें लोगों को लेकर जाना है हेल्दी डाइट की तरफ तो फिर हमें यहाँ पर फार्मर्स को भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो अलग अलग सीरियल्स है वो उगाने के लिए भी, ताकि व्हीट और राइस के अलावा भी कुछ उगाए। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको रिवीजन पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। उसी के साथ एम्प्लॉयमेंट सेंटर्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी जो है वो भी यहाँ पर इंक्लूड करनी चाहिए, ओके। और वेरियस इंडिकेटर जो होते हैं कंट्री में वो यहाँ पर सस्टेनेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप एम्प्लॉयमेंट देते हो तो बट ऑब्वियस है कि उसके घर में पैसा आएगा तो वो हेल्दी डाइट की तरफ जाएगा, हेल्दी डाइट की तरफ जाएगा तो अपने आप उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाएगी, और जो बच्चे आगे की जनरेशन आने वाली है वो भी यहाँ पर बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। तो अगर आपने अब तक MM Academy ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।